कराया तो अटेंड तो नहीं किए होगे शुरुआत में, जो अपडेट बताया उसको रिवाइज नहीं किया? हाँ नहीं, वो तो ठीक है। अच्छा देखो बेटा, सबसे खास बात यह है कि ये जो साल है वो 2022 है और 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव है। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव है तो एक तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन कई बार आयोग क्या करता है कि जिस साल कोई चीज बहुत हाईलाइटेड होती है तो उस साल ना पूछ करके आजू बाजू की चीजों को पूछता है, और अगले साल हो सकता है राष्ट्रपति का पूछे। तो जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के आसपास जो उसके काउंटर पोस्ट हैं, लाइक वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उसका जो मतलब आपका काउंटर पार्ट होता है जैसे राज्यपाल, इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, पूछ सकता है एग्जाम में। तो कल हम क्या है, निर्वाचन और नियुक्ति के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? निर्वाचन या नियुक्ति। तो सबसे पहले तो मैंने आपको यही बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है, आपका निर्वाचित होता है, और उपराष्ट्रपति भी क्या होता है, निर्वाचित होता है। जबकि राज्यपाल जो होगा नियुक्त होगा, प्रधानमंत्री क्या होगा, नियुक्त होगा, और महान्यायवादी भी क्या होगा, नियुक्त होगा। ठीक है ना, अपॉइंट होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जो खास बातें थी वो कल बताया था मैंने आपको। राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक बात तो आप ये याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 4 की फैक्ट हैं, 4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, मतलब ये 4 जो है उसकी प्रक्रिया है, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 55 में बताई गई, 55। और कल मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 4 बातें याद रखनी है। पहला, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग होता है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तीसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल संक्रमणी मत पद्धति का प्रयोग होता है। और लास्ट, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो कॉन्फिडेंशियल बैलेट सिस्टम या गुप्त मतदान पर आधारित होता है ना, कॉन्फिडेंशियल बैलेट सिस्टम या गुप्त मतदान पर आधारित हो। ये 4 बातें हमने कल देखा था राष्ट्रपति के चुनाव में। ये 4 खास बातें हैं, समझ में आया? पहला, अप्रत्यक्ष होगा। दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तीसरा, एकल संक्रमणी मत पद्धति। और चौथा, गुप्त मतदान। एक बात यहां पर याद रखेंगे कि कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में निम्न में से क्या सही है, या राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर होता है। तो आपको तो 4 आधार पता है। एक अप्रत्यक्ष होता है, दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, तीसरा गुप्त मतदान होता है, और चौथा एकल संक्रमणी मत पद्धति होता है। ये चारों ऑप्शन दे देगा आंसर में, और आपको एक उसमें पिक करना होगा। तो क्या पिक करेंगे? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर होता है? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या क्या होता है, तो ये चारों बातें होंगी, लेकिन अगर इन चारों में से किसी एक को पिक करना होगा आंसर में, तो आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखें,
निर्वाचन की प्रक्रिया और इसके बाद हमने क्या देखा था, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है ना, निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में जिन लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है वो निर्वाचक मंडल हो, ठीक है ना। और कौन कौन शामिल है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, पहला लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, मतलब ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड जो है वोट नहीं डाल सकते। इसके बाद से आपका राज्यों की विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और लास्ट में आपका दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, यही 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है। मतलब याद ये रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते, समझ में आया। और यहां पर एक और चीज याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के सदस्य शामिल हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं, विधानसभा के सदस्य शामिल हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के सदस्य शामिल हैं, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद का सदस्य वोट नहीं डाल सकते। नहीं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहने का मतलब वो है ही नहीं। हाँ हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत एक गणराज्य है, इंडिया बिलोंग्स टू अ रिपब्लिक, एंड रिपब्लिक मींस द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड। गणराज्य का मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च होगा वो निर्वाचित होना चाहिए, और देश का सर्वोच्च कौन है, राष्ट्रपति। यानी भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए। चूंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है इसलिए भारत एक गणराज्य है, समझ गए। अब भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए इसलिए भारत एक गणराज्य है। तो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो रहा है मान लो, तो निर्वाचन में तो जनता वोट डालेगी ना। अब सोचो एक व्यक्ति को निर्वाचित करना है और पूरी 135 करोड़ की आबादी को आप वोटिंग करवा रहे हो, तो पैसे खर्च होंगे, है ना, उतना व्यवस्था में पैसे खर्च होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका निकाला गया कि इसका निर्वाचन कैसा कर देंगे, अप्रत्यक्ष कर देंगे। अप्रत्यक्ष मतलब जनता वोट नहीं डालेगी, जनता के चुने हुए लोग वोट डालेंगे। और जब जनता के चुने हुए लोग वोट डाल रहे हैं तो विधायक सांसद वोट तो डाल रहे हैं, लेकिन गणराज्य में होना यह चाहिए कि पूरी जनता का वोट पड़ना चाहिए। तो एक तरीका निकाला गया कि जनता वोट डालने भी ना जाए और जनता का वोट पड़ भी जाए, और वही तरीका है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। इसमें विधायक वोट डालता है तो वो एक वोटर है, लेकिन वोट उतना काउंट होगा जितनी जनता को वो रिप्रेजेंट करता है। हाँ, और यही कारण है कि केवल निर्वाचित लोग ही वोट डालेंगे ताकि जनता का प्रतिनिधित्व हो। भाई जनता ने जिसको चुन करके भेजा है उसका वोट पड़े, नहीं करते, समझ में। ये इस तरीके से आपका निर्वाचन होता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अच्छा देखें, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है तो उसके पास 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है ना। 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स, ठीक है ना। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना जरूरी है। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो उसके पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक मतलब वो व्यक्ति जो आपके नाम का प्रस्ताव करे, ठीक है। वो व्यक्ति जो नाम का प्रस्ताव करे वो प्रस्तावक है।
ठीक है, और जो नाम का अनुमोदन करे वो अनुमोदक है, मतलब जो अप्रूव करे आपके नाम को। प्रस्तावक ने नाम प्रस्तावित कर दे, भाई फलाना को राष्ट्रपति बनना चाहिए, समझ में आया, तो प्रस्तावक हो गए। और जो उस नाम पर मुहर लगा कि नहीं नहीं भाई इसी को राष्ट्रपति बनना चाहिए, वो अनुमोदक या सेकेंडर्स कहलाते हैं। और खास बात यह है कि ये 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक कौन हो सकते हैं। मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके घर में ही कौरवों की सेना है ना, घर में ही अपना ही उसका खेती है, 100 लोग हैं घर में, है ना, मतलब बहुत मेहनत किया है, और उसके घर में ही मान लो 100-150 लोग हैं, तो क्या वो प्रस्तावक अनुमोदक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। प्रस्तावक अनुमोदक कौन बन सकता है? जो निर्वाचक मंडल का सदस्य है, ठीक है। प्रस्तावक और अनुमोदक कौन बन सकता है? केवल निर्वाचक मंडल के सदस्य ही। इसका मतलब कोई निर्वाचित सांसद और विधायक ही क्या बन सकता है? आपका प्रस्तावक या अनुमोदक बन सकता है। समझ में आया? और वो जो प्रस्तावक और अनुमोदक होगा अलग अलग व्यक्ति होंगे, मतलब जो नाम का प्रस्ताव करेंगे वही अनुमोदन नहीं कर सकते, प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों अलग अलग होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आपका प्रस्तावक और अनुमोदक होता है, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि कितनी लगती है दीपक? रट्टा मार दिया क्या? प्रस्तावक और अनुमोदक, ठीक है ना। इसके बाद जमानत राशि राष्ट्रपति के चुनाव से 15,000 15,000, ठीक है ना। 15,000 रुपया जमानत, मतलब फ्री में नहीं लड़ सकते, पैसा लगता है। समझ में आया? कितना लगता है? बोल नहीं रही, एटीट्यूड में है, मारूं धस जाएगी वहीं पर, है? है? तो मतलब तुम लोग को टाइम वेस्ट तो नहीं लग रहा है? टाइम वेस्ट लगे तो कल से तुम लोग 11 बजे से आना, ठीक है। और नहीं तो सुबेरे आ जाना ना, मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं यहीं से पढ़ाऊंगा। नहीं टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, अगर पढ़ लिया होगा तो मैं संडे को रिवाइज कराऊंगा ही आप लोग, ठीक है। जो जो टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हो तो बता दो। हाँ इसको छोड़ देंगे ना संडे, ठीक है ना। तो लोकायुक्त और लोकपाल अभी क्या फ्री में क्यों? तो मेंस में नहीं आएगा। हाँ पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया हो ना, परसों पढ़ाया हूँ। हाँ क्यों नहीं पढ़ा मैडम, यही चो आदमी, यही संविधान संशोधन पढ़ाऊंगा, मंत्री परिषद भी बता दूंगा, पंचवर्षीय योजना पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ा दूं, इसको हो जाए दो, ठीक बोले भाई। नहीं तो 10:30 वाले उठ करके मेरे को फिर उठा के ले जाते, दूसरे क्लास में पढ़ाओ सर हमको। हाँ हाँ सबका भला होना चाहिए, शुरुआत अपने से होनी चाहिए। तो ये बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव में जल्दी जल्दी पढ़ा दो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होना चाहिए? 15,000 रुपए की जमानत राशि लगेगी। समझ में आ रहा है? अंडमान निकोबार, हाँ बोल रही हूँ। तो ये आपका निर्वाचन। अच्छा देखो, राज्यपाल की नियुक्ति पढ़े थे ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़े, सेम उपराष्ट्रपति भी क्या होता है? निर्वाचित होता है। याद ये रखना, उपराष्ट्रपति पूछ सकता है आपसे। सबसे खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी सेम वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है। मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होगा, एकल संक्रमणी मत पद्धति पर आधारित होगा, और लास्ट में गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट सिस्टम या कॉन्फिडेंशियल बैलेट सिस्टम, गुप्त मतदान पर आधारित होता है। ठीक सेम है राष्ट्रपति के चुनाव के, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष होता है। यदि अप्रत्यक्ष हो रहा है, अप्रत्यक्ष हो रहा है मतलब जनता वोट नहीं डालेगी, जनता के बिहाफ पर कोई और वोट डालेगा। तो जनता के बिहाफ पर कौन वोट डालता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में?
सेम वही निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, निर्वाचक मंडल। और निर्वाचक मंडल में कौन आएंगे? लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य, टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य। जैसे लोकसभा में 545 सदस्य हैं, 543 निर्वाचित होते हैं और 2 मनोनीत होते हैं, ठीक है ना। तो कुल सदस्य मतलब पूरे 545, मतलब निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेंगे, और राज्यसभा में भी निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेंगे। मतलब राष्ट्रपति से डिफरेंस समझे आप। राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित से भाग लेते थे, यहां पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक दोनों भाग लेते थे, यहां पर केवल सांसद भाग लेंगे, विधायक भाग नहीं लेते, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल सांसद भाग लेते हैं, विधायक भाग नहीं लेते। क्लियर हुआ? अरे महाराज ससुरी के धस जाएगी यहीं पर, सांसद विधायक में क्या डिफरेंस है? अरे सांसद विधायक मतलब राज्य में विधायक होते हैं, देश में केंद्र में सांसद होते हैं। विधानसभा में कौन जाके बैठेंगे? विधायक, सांसद नहीं है। लोकसभा का चुनाव सुनी है बेटा, लोकसभा में वोट डाली है? नहीं डाली, मैं भी नहीं डाला हूं, मेरा भी पहला पहला होगा 2024 में। हाँ सच्ची बोलो, मेरा पहला है ना। तो लोकसभा में जो चुनाव होगा तो जिसको चुन करके भेजोगे वो सांसद है, भी नहीं समझ में। छोड़, ये अब समझाने का समय नहीं रह गया मेरे को, ठीक। तो ये आपका निर्वाचक मंडल होते हैं। क्लियर हुआ? जो मुद्दे की बात है उसको ध्यान सुने। पहली बात, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पहले नहीं होता था। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इस तरीके से नहीं होता था कि वोटिंग हो और प्रॉपर चुना जाए। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बैठ करके ऐसे ही अपने बीच में से किसी को भी चुन लेते थे, मतलब ऐसा प्रॉपर वोटिंग नहीं होती थी, एग्जैक्ट इलेक्शन नहीं होता था। याद रखें, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो इस पद्धति में जो आज होता है कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर के चुनते हैं उनको, 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961, 11वें संविधान संशोधन 1961 से इस पद्धति पर चुनाव जो है वो शुरू हुआ है, ठीक है। पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं होता था कि प्रॉपर वोट डाला जाए। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता था? लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बैठते थे और वो अपने बीच में से किसी को भी चुन लेते थे, मतलब प्रॉपर वोटिंग नहीं होती थी, हाथ खड़े करवा करके चुन लिया जाता था। समझे बात? लेकिन 1961 11वां संविधान संशोधन 1961 किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और 11वें संविधान संशोधन 1961 से संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब उपराष्ट्रपति प्रॉपरली इलेक्टेड होगा एंड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है मिलकर के उसे चुनेंगे। तो प्रॉपर वोटिंग की शुरुआत जो है, या अगर आपसे बोले कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की शुरुआत कब से होती है, तो 11वें संविधान संशोधन 1961 से। और आप एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले चुनाव हुए 1952 में, 52 से 57, 57 से 62, फिर 62 से 67। तो जब 1961 में प्रॉपर चेंज हुआ तो पहली बार उपराष्ट्रपति इस पद्धति पर कब निर्वाचित हुआ होगा? 1962 में। याद रखेंगे, इसका मतलब यह है कि ये जो निर्वाचक मंडल है इसकी व्यवस्था 11वें संविधान संशोधन 1961 से हुई, लेकिन इस निर्वाचक मंडल के आधार पर भारत में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1962 में हुआ था, 1962, ठीक है। पहली बार जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो 1962 में किया गया था इस प्रोसेस पर।
समझ में आया? तो ये इस तरीके से आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। याद रखें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावक अनुमोदक कितने लगते हैं? 50-50। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक लगेंगे। 20 प्रपोजर्स 20 सेकेंडर्स, ठीक है ना? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। क्लियर हुआ? और ये 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक भी क्या होंगे? आपका निर्वाचक मंडल का ही सदस्य होना चाहिए। मतलब इस लोकसभा राज्यसभा के सदस्य में से ही कोई जो है आपका निर्वाचक मंडल का सदस्य जो है बन सकता है। और इसमें भी जो जमानत राशि वो कितनी है? 15,000 रुपए, 15,000, ठीक है ना? उपराष्ट्रपति में भी जो जमानत राशि वो 15,000 रुपए है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? उपराष्ट्रपति में भी जो जमानत राशि है वो कितनी है आपका? ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखो, ये आपका उपराष्ट्रपति हो गया। समझ में आया? एक खास बात याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, अगर इसमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो इस विवाद का निपटारा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है? और ये पावर मिला है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 71 के तहत, ठीक है ना? याद रखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है अंडर आर्टिकल 71 संविधान के अनुच्छेद 71 के अंतर्गत, ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रिड्रेस द इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक? ये था। अच्छा, अब देखें राज्यपाल। देखें तो याद रखें, राज्यपाल तो नियुक्त होता है और राज्यपाल की नियुक्ति संविधान छेद 155 के तहत होती है, आर्टिकल 155, ठीक है? संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होगी। और राज्यपाल जो होगा इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर की जाएगी। याद रखेंगे बेटा, मंत्री परिषद, ठीक है? याद रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, और अगर ऑप्शन में प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद ये सब रहे तो उत्तर मंत्री परिषद होगा, ना कि प्रधानमंत्री। और क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद का ही हिस्सा होता है और एग्जैक्टली प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है ना? मेरी बात समझ में है? तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जो है आपका मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो सिफारिश तो प्रधानमंत्री की होती है, लेकिन अगर एग्जाम में अगर आपको आंसर लेना पड़ा और ऑप्शन में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद दोनों है तो मंत्री परिषद विल बी द मोर एप्रोप्रिएट आंसर देन प्रधानमंत्री। मेरी बात समझ में? तो ये इस तरीके से। अब देखें, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, ठीक है? इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर फॉर एवरी स्टेट्स, मतलब हर राज्य के लिए अलग राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था थी। मतलब जैसे अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। समझ में आया? 28 राज्यपाल जो है नियुक्त हो सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर हम इसको देखें लेकिन वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में, तो वर्तमान में 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी एक राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? वर्तमान में 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए भी एक राज्यपाल की नियुक्ति हो सकती है, लेकिन शुरू में ऐसा नहीं था। मैंडेटरी था कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सबका एक राज्यपाल होगा। समझ में आ रहा है?
आ रहा है समझ में? लेकिन वर्तमान में क्या हो सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल की नियुक्ति की सकती है। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो पूरे देश में जितने भी राज्य है ना, उसके लिए सारे के लिए एक राज्यपाल नियुक्त कर सकते, ऐसा भी हो सकता। समझ में आई मेरी बात? तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। लेकिन हम बात करें मूल संविधान में तो ऐसा नहीं था, लेकिन इसको चेंज किया गया। तो कब, जब भी संविधान में कोई चेंजेस होगा तो किसी न किसी संविधान संशोधन के माध्यम से होगा। याद रखें, यह बदलाव जो है आपका 7वें संविधान संशोधन 1956 से किया गया। ठीक है, बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 दिस प्रोविजन वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम ही पूछ रहा हूं, है? तुम ऐसे मुस्कुराओगे तो मुझे भी तो हंसी कभी ना कभी आई जाएगी, है ना? चुपचाप मुस्कुरा रहा है, बताओ ना। हम सब अच्छा मास्क पहन लिया, देखो अब मास्क पहन लिया, एकदम सही चीज है ना मास्क, है ना? आदमी अपने भावों को छुपा सकता है, ऐसे कर रहा फिर छुपा लेगा, है? अरे मैं बिलासपुर में पढ़ा था, एक तो मास्क पहन के बैठा, तो हो सकता है वो अभी बैठा हो, जीव निकला हुआ था। अच्छा मैं ना बहुत देर तक सोचा बेचारे को कोई दिक्कत होगा यार, जीव निकाला। बाद में क्वेश्चन पूछने के लिए ऐसे सरकाया, तब मैं कॉन्फिडेंस में आके बोला ऐसा कैसा कौन मास्क पहना था ना? तुम लोग अटेंड किए जो लोग, बेचारा हो सकता है इस क्लास में भी हो। कौन है? तुम हो? हाँ हाँ वो लड़का था, ठीक ठीक, अच्छा तू लड़की है। हाँ इधर देखो, तो ये आपका नियुक्ति होती है ना। तो याद रखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 से व्यवस्था की गई। अब एक बात देखो, जैसे राज्यपाल जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है, तो अगर राज्यपाल एक राज्य के लिए काम करे और वही राज्यपाल 2-4 राज्यों के लिए काम करे, तो पैसा कितना मिलना चाहिए उसको? ज्यादा मिलना चाहिए, उतना ही मिलना चाहिए? ज्यादा मिलना चाहिए। एक आंख से देखोगे 1 किलोमीटर और 2 आंख से देखोगे 2 किलोमीटर दिखेगा, है? ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? 2 आंख से 2 किलोमीटर कितना दिखता है? एक ही दिखेगा। अरे आंखों में जितने बसे होंगे वो दिखेंगे सारे, है? एक ही क्यों दिखेगा? आजकल एक का जमाना ही नहीं है, सबके। मेरे ऊपर क्यों हंस रहे हो ससुरे? मैं एकदम सीधा साधा आदमी। हाँ, देख के नहीं लगता तुम लोग? ऐसा क्या बिगाड़ दिया हूं मैं तेरा रे? हाँ? तो नहीं लगता सर, मैं क्या बिगाड़ रहा हूं भैया? सीधा साधा आदमी, नॉर्मल स्वेटर मफलर पहन पढ़ा रहा हूँ ठंडी के मारे। क्या गरीब आदमी, क्या है मेरे पास? क्या है? छोटी सी एक इनोवा है? क्या है ही क्या मेरे पास? हाँ आओ ले लो तुम भी। ससुरे इनोवा क्रिस्टा, नजर मत लगाओ ससुरे तुम लोग। बहुत मेहनत से भाई, मेहनत से क्या, बहुत मेहनत से। एकदम बिंदास पढ़ाई किया करो, समझ में आया? टेंशन लेकर पढ़ाई नहीं करना, ठीक? क्योंकि जो अब तक नहीं हुआ अब का हो जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला, टेंशन लेना ही नहीं है। साल भर में कुछ नहीं बदल पाए तो 10 दिन में बदल डालोगे ब्रह्मांड को। टेंशन नहीं लेना है, समझ में आया? बिंदास पढ़ाई करो। वो मालूम है कौन दुष्ट लोग होते हैं जो टेंशन देते हैं? एग्जाम हॉल में घुसने के पहले तक किताब पढ़ते रहते हैं। ले भैया रहन दे, ठीक है? देखो, वो केवल टेंशन देने का काम करता, कोई काम नहीं करता, ठीक है? ऐसा पढ़ते रहोगे आ जाए क्या एग्जाम में? और उल्टा वो गए और नहीं फंसा कुछ तो और टेंशन में आदमी।
मां कसम अभी सुबह सुबह पढ़ा तो कुछ नहीं आया। महिला पर्यवेक्षक वाले एक्चुअल सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं कैसे किया ना एक, लेकिन आया वहीं से जो पढ़ाया था मैं। नहीं एक्ट में से पूछ रही है, तेरे तो सिस्टम ही गड़बड़ है। इधर देखो वो ज्वाइंट पीएससी बता दे रही संविधान को, एक्ट बोल रही। एक तो आया था, मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं घरेलू हिंसा से 5 साल वाला नहीं। लो इधर ध्यान दो रहे तो ऑनलाइन वाले कोसेंगे मेरे को। ठीक है तो ये दोस्त ठीक राज्यों के लिए ठीक। अब देखो इसके बाद देखो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? लेकिन संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? आपका किसी की सलाह पर नहीं। याद रखें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और नहीं स्वविवेक नहीं, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ठीक है ना, जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसे नियुक्त करता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति मतलब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसको बहुमत प्राप्त दल ने अपना नेता चुना हो। जैसे चुनाव होगा, चुनाव में किसी एक दल को बहुमत मिलेगा, जैसे 2019 में चुनाव बीजेपी को बहुमत मिला तो बीजेपी बहुमत प्राप्त दल हो गई। इस बहुमत प्राप्त दल ने पहले अपना एक नेता चुना नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया राष्ट्रपति ने, ठीक है ना। तो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। मैं बताऊं आगे? लेकिन अगर किसी दल को बहुमत ना मिले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति स्वविवेक होता है राष्ट्रपति का। याद रखेंगे किस कंडीशन में होगा? अगर किसी दल को बहुमत ही ना मिले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का स्वविवेक होता है। संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जिसको बहुमत दल ने अपना नेता चुना। लेकिन अगर सपोज करें किसी दल को बहुमत ही नहीं मिला तो बहुमत प्राप्त दल कोई हुआ नहीं, तो फिर राष्ट्रपति का स्वविवेक है, अपनी बुद्धि से राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते। ठीक है, याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री का स्वविवेक कैसा होना चाहिए, राष्ट्रपति का स्वविवेक कैसा होना चाहिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए। इस पर सुझाव देने के लिए 1983 में सरकरिया आयोग का गठन हुआ था। सरकरिया आयोग, ऐसे जी सरकरिया आयोग, ठीक है ना। सरकरिया आयोग प्रश्न पूछता है सरकरिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के संबंधों पर गठित ये आयोग था। 1983 में इस आयोग का गठन हुआ था सरकरिया आयोग। सरकरिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के क्या संबंध? समझ में आया? सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र और राज्य के संबंधों पर गठित था यह सरकरिया आयोग। और खास बात याद रखेंगे कि इसी सरकरिया आयोग ने सिफारिश की कि जब राष्ट्रपति या राज्य में राज्यपाल जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने जाते हैं, राज्य में राज्यपाल या केंद्र में राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने जाते हैं, जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है तो किसको नियुक्त करना चाहिए, यह सिफारिश सरकरिया आयोग ने दी थी। समझ बात? होता अब भी वैसी है अपने मन से ही, लेकिन सरकरिया आयोग ने गाइडलाइन जारी की, ठीक है ना। सरकरिया आयोग ने यह सिफारिश की थी। बात समझ में आई? इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की नियुक्ति या राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर एक आयोग 2013 में भी बना जिसका नाम है MM पुंछी आयोग, MM पुंछी कमीशन। इसलिए याद रखें MM पुंछी जो है इनका हाल ही में देहावसान हो गया, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MM पुंछी तो इसलिए तो अभी पढ़ा रहा हूं है? तो पार तो भैया जो भक्त भगवान के दरबार में आएगा ही नहीं उसको प्रसाद कहां से मिलेगा?
हम लोग नहीं आए होते तो मेरा क्या जाता। बेटा साल भर आओ कोई मतलब नहीं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर टेकने माथा आना चाहिए आदमी, है ना भाई। किसी काम को प्रसाद के लिए आना चाहिए। भंडारा में आइए, समझ में आया। तो एमएम पुंछी कमीशन, मतलब इसको याद रखेंगे बेटा, ये अभी हाल ही में इनका देहावसान हुआ है। पहले दोनों बात, सरकारिया आयोग 83, पुंछी आयोग 2013, दोनों का संबंध केंद्र राज्य, मतलब दोनों का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर हुआ था। याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछता है कि पुंछी आयोग का गठन किस विषय पर हुआ था, तो केंद्र राज्य संबंध, या सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर हुआ था, तो केंद्र राज्य संबंध। लेकिन इन दोनों की सिफारिश राज्य में मुख्यमंत्री और आपका केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर है कि अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है राज्य में कैसे नियुक्ति करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। तो 3 बातें बताई हैं सरकारिया आयोग ने, 3 बातें, और पुंछी आयोग ने, तीनों का मिला जुला करके अगर देखें, दोनों को मिला जुला करके, तो 3 खास बातें। नंबर 1, अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वो जब स्वविवेक का प्रयोग करेंगे तो उनके दिमाग में एक जो सबसे खास बात होनी चाहिए नियुक्ति करने के दौरान, वो होना चाहिए टिकाऊ सरकार, सस्टेनेबल गवर्नमेंट। मतलब एकदम बुनियादी चीज ना बेटा, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब स्वविवेक में करते हैं तो प्रमुख धारणा क्या होती है। तो याद रखें, प्रमुख धारणा होगी टिकाऊ सरकार। मतलब राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को बुलाए जो 5 साल की एक टिकाऊ सरकार, स्थायी सरकार दे सके। ठीक, एक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सरकारिया आयोग ने कहा था। दूसरी बात, राष्ट्रपति सबसे पहले उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए ऑफर करेगा या उस दल को ऑफर करेगा जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। पहला तो टिकाऊ सरकार देखेगा, दूसरा जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली है। मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव में 545 सीटें हैं, एक्चुअल 543 है जो निर्वाचित होती है। तो 543 का अगर बहुमत देखेंगे, 543 का देखेंगे तो 271.5 है ना, ऐसा है। तो 271, 271 जो है वो मेजॉरिटी है। 271 जिसको मिल गया उसकी सरकार बन जाएगी। मान लेते हैं लोकसभा का चुनाव हुआ और किसी भी दल को बहुमत ही नहीं मिला, है ना। सारे दल, जैसे बीजेपी है, मान लो बीजेपी को 180 सीटें मिल गई लेकिन वो भी 271 के पास नहीं है। कांग्रेस को 100 सीटें मिल गई। ऐसे छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके अलग अलग सीटें मिली मान लो। तो अगर इस तरीके से सीटें अगर मिली है तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, यानी राष्ट्रपति यहां पर स्वविवेक प्रयोग करेगा। तो राष्ट्रपति स्वविवेक प्रयोग करने के बाद पहला तो ध्यान रखेगा उस दल को बुलाए जो टिकाऊ सरकार दे सके, और उसका आधार क्या होगा, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली। हमारे एग्जांपल में सबसे ज्यादा सीटें किसको मिली है, बीजेपी को। बीजेपी को बुलाएगा, आओ सरकार में। समझ में आया, ठीक। और तीसरी खास बात सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग की रही कि उस व्यक्ति को या उस दल को बुला सकते हैं जो दल दावा करे कि हम सरकार बना सकते हैं। एक तो अपनी मर्जी से बुला लेगा जिसके पास ज्यादा सीटें हैं, दूसरा उस दल को बुला सकता है या उस व्यक्ति को बुला सकता है जो दावा ठोक रहा है कि हम सरकार बना लें। मेरी बात समझिए, ये 3 बातें खास जो है आपको पता होनी चाहिए। पुंछी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंछी कमीशन का संदर्भ या संबंध किससे है पूछ सकता है इस बार आपसे, तो इसको याद रखेंगे। तो ये इस तरीके से आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। क्लियर हुआ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का स्वविवेक तब बनता है जब प्रधानमंत्री या किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। समझे। उसके बाद देखें महान्यायवादी। याद रखें, महान्यायवादी आर्टिकल 76 और महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, सलाह लेंगे प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की। ठीक है ना। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह पर। ये मैंने प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद इसलिए लिखा
प्रधानमंत्री ऑप्शन में हो तो आप वो ले ले, मंत्री परिषद हो तो वो ले ले, अगर दोनों होगा तो मंत्री परिषद आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका नियुक्ति होती है इस तरीके से। बता रहा हूं। हाँ, ठीक बोले कि राष्ट्रपति किसी भी दल को बुला सकता है, आप सरकार बना लो तो कोई भी दल अपना प्रधानमंत्री बना लेगी, मंत्रिमंडल बना लेगी, और उसके बाद 1 महीना, इसको भी याद रखेंगे, 1 महीना 30 दिन, अधिकतम 30 दिन के भीतर उस दल को अपना बहुमत जो है वो सिद्ध करना पड़ेगा। सही बात, उस दल को अपना बहुमत 30 दिन के भीतर सिद्ध करना होता है। और ये जो बहुमत सिद्ध करना होता है, बहुमत सिद्ध करने को ही फ्लोर टेस्ट कहा जाता है। ठीक है ना, फ्लोर टेस्ट जो आप सुनते होंगे वो यही है कि किसी भी दल को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसे फ्लोर टेस्ट कहते हैं। 30 दिन के भीतर उसको अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, भाई हमारे पास पर्याप्त मेजोरिटी है सरकार बनाने की। देखें, निर्वाचन नियुक्ति के बाद अगला देखते हैं हम कार्यकाल। खास बात देखें बेटे, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन महान्यायवादी का कार्यकाल नॉट डिसाइडेड। ठीक है ना, याद रखें, महान्यायवादी का क्या कार्यकाल होगा यह संविधान में नहीं बताया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो संविधान में नहीं बताया गया है। ठीक है, द टेन्योर ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था महान्यायवादी तो एक वकील होता है, आपको लगे जब तक आपको वकील की जरूरत है रखो, नहीं लगे तो आप निकाल दो। तो ठीक यही कारण की वजह से महान्यायवादी का कार्यकाल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यही एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। ठीक, अब देखें, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 5 years और अंटिल प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। बताता हूं ये क्या होता है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा, प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत के रहने तक। प्रसाद पर्यंत पद होता है लेकिन कार्यकाल लोकसभा में बहुमत करना। मेरी बात समझ में आई? ठीक, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, लोकसभा में बहुमत के रहने तक। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव, सॉरी 5 वर्ष या फिर लोकसभा में बहुमत के रहने तक। ऑप्शन अगर देता है, प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, लोकसभा में बहुमत के रहने तक 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत के रहने तक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर होगा 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत के रहने तक। और अगर केवल डिजिट में पूछा है तो 5 साल। ठीक है, और इसके बाद महान्यायवादी कार्यकाल तो होता ही नहीं, डिसाइडेड ही नहीं। अब ध्यान समझे, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखें ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में कुछ नहीं लगा, केवल 5 साल, मतलब 5 साल वो एक बार निर्वाचित हो गए तो 5 साल वो रहेंगे, समझ रहे हो? 5 साल तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? या तो त्याग पत्र देकर के वो खुद छोड़ दे, तब तक रहेंगे, या मर जाए, मृत्यु, या फिर महाभियोग। देखें, इंपीचमेंट,
मतलब राष्ट्रपति जो है आपका, एक बार बन गया तो 5 साल रहेगा ही, और 5 साल के पहले वो हटेगा कैसे? त्याग पत्र, मृत्यु और, ठीक है ना, त्याग पत्र, मृत्यु और महाभियोग। तो या तो खुद छोड़ दे, त्याग पत्र दे दे, या मर जाए, ठीक है, या महाभियोग। महाभियोग आगे प्रक्रिया आपको बताता हूं। मतलब इनके पास इनके टेन्योर की सिक्योरिटी है, 5 साल तक ये रहेंगे, ठीक। और महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग है। तो रहेगा ही जब तक महाभियोग से नहीं हटा देंगे। लेकिन राज्यपाल क्या बता रहा है? 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? हाँ, जब तक राष्ट्रपति खुश है वो पद पर रहेगा, और जिस पर राष्ट्रपति को लगा कि मां कसम तू नाक में दम कर दिया, हट रहे, हटा दे। कोई उसके लिए प्रोसीजर नहीं है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है डायरेक्ट हटाना। देयर विल बी नो एनी प्रोसीजर फॉर द रिमूवल। मेरी बात समझ रहे हैं? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के 5 साल तक के लिए नियुक्त होता है। 5 साल के बीच में जब राष्ट्रपति का मन करेगा तब भगा सकता है, भाग यहां से। समझ आया? हालांकि राष्ट्रपति भी अपने मन मर्जी से नहीं, राष्ट्रपति तो वो मुख है जिस मुख से ये, जिस मुख से भगाने के लिए वो बोलेगा, लेकिन वो भाव किसके होंगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बोलेगा भाई निकाल दे, और कई मर्तबों में तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलता ही नहीं, निकाल दिया हूं, ऑर्डर साइन कर दे भाई, ऐसा वाला। सच में प्राइम मिनिस्टर इज वेरी पावरफुल। हिंदी में, हाँ, ये फ्री वाले, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। समझ में आया? ठीक, मतलब उसको हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं। लेकिन 5 वर्ष के पहले राज्यपाल भी 3 तरीकों से, इसको भी शक्ति है। एक तो खुद छोड़ दे, त्याग पत्र। दूसरा ये भी मर जाए तो, ठीक है। और तीसरा डायरेक्ट, मतलब राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। डायरेक्ट हटाने को ही प्रसाद पर्यंत बोलते हैं। समझ में आ रहा है? समझ आया? अच्छा, उपराष्ट्रपति देखो, उपराष्ट्रपति भी 5 वर्ष तक रहेगा पद में, और 5 वर्ष के पहले ये भी 3 तरीकों से हट सकता है। त्याग पत्र, मृत्यु और विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है ना। विशेष प्रक्रिया से हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। जी जी, आप पहले क्यों नहीं पैदा हुए? आप अगर 1946 में पैदा हुई रहती और 9 दिसंबर 1946 को अगर आप बैठक में शामिल होती तो हो सकता है ऐसा होता है। कौनो समिति में रहती, क्वेश्चन तो उठाती है। बहुत सही है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता, है ना। अब बीत गई भाई, 5 वर्ष ही होता है। सांसद कहां रहेगा रे पगला? जो उपराष्ट्रपति बन गया काहे का सांसद? वो बोल रही भाई उसकी बात में नहीं आ, वो पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़वा दी हो तेरा। बहक गए तुम। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ, अपना अकल लगाओ। उसका कहना यह था कि सर राज्यसभा में तो सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, और राज्यसभा का सभापति ये है, उपराष्ट्रपति, इसका 5 ही साल, इसका भी 6 होना चाहिए, ऐसा उसने कहा, है ना। तो होना चाहिए, मैं क्या करूं भाई? संविधान सर्वोपरि है, और संविधान के निर्माता लोग बना करके, है ना, ऊपर से देख रहे होंगे ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं। अच्छा हुआ ऐसे लोग संविधान सभा में नहीं थे, हैं? नहीं तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की जगह पर हो सकता है 20 वर्ष लग जाते, है कि नहीं। तो खैर छोड़ो वो सब, मन की कुंठा को शांत रख बेटा, है? तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल भी 5 वर्ष, या तो त्याग पत्र, मृत्यु और विशेष प्रक्रिया। समझ में आ रहा है?
पूछूंगा पीछे बाजू में क्या पूछ रही। वो बड़का संविधान की जानकार है? संविधान विधि विशेषज्ञ यहाँ है, पूछना चाहिए, वो बाजू में पूछ रही है। इधर देखो, तो 5 वर्ष त्याग पत्र, मृत्यु और विशेष। याद रखना है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही बस महाभियोग शब्द का प्रयोग होता है, बाकी किसी के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता, सबके लिए केवल विशेष प्रक्रिया शब्द का ही प्रयोग होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री क्या होता है? 5 वर्ष या लोकसभा में बहुमत के रहने तक। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? बहुमत प्राप्त दल का नेता। अगर किसी दल के पास बहुमत ही ना रह जाए तो नेता काहे का? और जब बहुमत प्राप्त दल ही नहीं रहा तो नेता भी नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। इसलिए जैसे ही लोकसभा में बहुमत समाप्त हो जाएगा, प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। और याद रखें कि अगर लोकसभा में बहुमत समाप्त हो जाए और तब भी प्रधानमंत्री त्याग पत्र ना दे, तो वही एक स्थिति होगी जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। प्रधानमंत्री का पद भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, इसको याद रखें। मतलब प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। समझ में आया? प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है, लेकिन एक कंडीशन में। ऐसा नहीं कि कभी भी हटा दे। समझ में आया? ऐसा नहीं कि कभी भी हटा दे, केवल एक परिस्थिति में हटा सकता है। और वो परिस्थिति कौन सी है? जब बहुमत ना रह गया। और बहुमत नहीं रह गया कब पता चलता है? जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो मान ले कि अगर लोकसभा से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया मतलब सिद्ध हो गया कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। और जब सरकार के पास बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मान लो अड़ के बैठा हो, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा त्याग पत्र, तो वही एक परिस्थिति होती है जब राष्ट्रपति उसको डायरेक्ट हटा सकता है। और किसी परिस्थिति में नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? याद रखेंगे इस बात को। क्या प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है? हां, होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। क्या राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है? नहीं, केवल एक परिस्थिति में हटा सकता है, और वो एक परिस्थिति है जब लोकसभा से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो और प्रधानमंत्री त्यागपत्र ना दे रहा हो। समझ में आया? केवल इसी कंडीशन में राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे दो शुभम एक साथ और दोनों एक से बढ़कर एक। अरे ससुरे, एक और एक 11 हो गए तुम लोग तो। बेटा ये अंग्रेजी समझ में आ रहा है? ये टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, है? ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस आया समझ? इंग्लिश क्लास किया ना, है ना? तुम्हारी तो बैच का है तो मैं मतलब मेरा एकदम दिमाग चकरा गया। दो एक साथ बैठे हो भाई, इसीलिए तो ऐसा लग रहा है मेरे को एनसीआर 2 थोड़ा सा भारी हो गया। और टैलेंटेड लोग हैं, फ्री और टैलेंटेड है, और ये भी वैसी स्टेप की है, फ्री। जो लगे बेटा उस रूप में ग्रहण किया जाए है ना भाई? तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके से प्रधानमंत्री केवल एक ही परिस्थिति में डायरेक्ट हटाया जा सकता है, और जब प्रधानमंत्री को डायरेक्ट हटाता है राष्ट्रपति, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र नहीं दे रहा और राष्ट्रपति जब उसको डायरेक्ट हटाता है, तो ये राष्ट्रपति का स्वविवेक होता है। याद रखेंगे इस चीज, ठीक है ना? राष्ट्रपति का स्वविवेक है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना है, वो त्यागपत्र नहीं दे रहा, तब प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाना राष्ट्रपति का स्वविवेक होता है, डिस्क्रेशन होता है उसका, मतलब अपनी मर्जी से हटाएगा अगर राष्ट्रपति को लगेगा तो। हाँ, लेकिन हटाता है, नहीं हटाएगा तो जवाब देना पड़ेगा, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ, है ना? विपक्ष वाले जवाब नहीं मांगेंगे, क्यों किया तुमने ऐसा, ठीक है जवाब दो, नहीं नहीं तुम्हें देना ही पड़ेगा, ऐसा।
समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, सरकार तो गिरेगी ही। हाँ, राष्ट्रपति भी हट सकते। देखो, पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया मतलब त्याग पत्र देना पड़ेगा। नहीं दे रहा है तो राष्ट्रपति को संविधान के हिसाब से उसको हटा देना चाहिए। नहीं हटा रहा, आज तक ऐसी परिस्थिति आई नहीं है। संविधान साइलेंट है ना। अब आगे क्या होगा? अगर राष्ट्रपति ने नहीं हटाया तो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन बिकम साइलेंट। तो फिर अगर ऐसा होगा तो मुद्दा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फिर परिभाषित करेगी कि भाई ऐसा होगा तो फिर राष्ट्रपति को ऐसा करना चाहिए। उस दिन से बताऊंगा फिर मैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं। ठीक है ना? तो तुम सुप्रीम कोर्ट हो ना मैं राष्ट्रपति। समझ में आया? ये अपने मर्जी से बता दे रहा है तो फिर ऐसा होगा, तो फिर ऐसा होगा। हाँ हाँ, ऐसा बता रहा है ये दीपक जी, हमारे बीच में बैठे हैं। ठीक, बहुत दूर से आए, दूर से आके बैठ गए, है ना? दीपक दूर से नहीं आए, बगल से आए हो, गांधी चौक से। ये आया कि नहीं आया समझ में बताओ? तो ये प्रधानमंत्री का पद जो है आपका प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, अब देखो, महान्यायवादी का पद क्या होगा? नॉट डिसाइडेड, टेन्योर। लेकिन ये पद भी क्या होता है आपका? प्रसाद पर्यंत होगा। और प्रसाद पर्यंत जब भी बोल रहे हैं तो वो राष्ट्रपति। ठीक वैसी राज्य में महाधिवक्ता जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। समझ में आया? मतलब जब चाहे तब राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। भाई वकील है, कभी भी हटा देगा, कोई प्रोसीजर नहीं है उसके। ठीक है, और इस प्रसाद पर्यंत के पहले महान्यायवादी भी जब चाहे तब त्याग पत्र दे करके छोड़ सकता है। एक मर जाए तो छूट ही जाएगा, कौन सा वकील रह जाएगा। और दूसरा डायरेक्ट। ठीक है ना? डायरेक्ट। समझ में आया? अरे हुडी के लेस को ना खींच, निकल जाएगा। और खींचे तभी से खींच खींच के एक साइड का उल्टा हो गया, फिर आदमी उसको बैलेंस करने के दूसरा खींचता है, और इसी खींचा खींची में आदमी मेरा भी टेढ़ा हो गया है। चलो देखो, समझ में आया? तो ये ऐसे होता है। अच्छा, एक बात ध्यान सुनो, कौन किसको देगा त्याग पत्र? तो ध्यान, तुम लोग ना बेटा हंस करके ना इधर देखो, प्रधानमंत्री में भी वही लागू होता है सब, है ना? तो कौन किसको त्याग पत्र देगा? तो एक थंब रूल याद रखना। ठीक है, थंब रूल। थंब मतलब समझते हो? ससुरे आजकल यही लाइक है? अरे बस में ये लाइक है, डिजिटल युग है। समझ में आया? देखो जमाना कैसे बदलता है? पहले ठेंगा हुआ करता था, लोग गलत समझते थे। आज हर आदमी मरे पड़े रहता है, कोई ठोके कोई ठोके ऐसे। भाई एक ठो फेसबुक में पोस्ट डालते होगे आप, अब 50 बार खोल देखते हो कि माँ का समय एक आठ ठो आया कि नहीं आया, कम से कम उसका आया कि नहीं आया जिसके लिए स्टोरी डाली गई है जी? ऐसा करते हो? दिन रात उसी में तो रहते हो, ऐसा नहीं करते। कौन नहीं करता? बस मैं सीधा साधा। अपना एक्सपायरी डेट हो गया ना रे, है? है? पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, बाद में। शुभम, समझ रहा हूं मैं। ये क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश। हाँ, तुगलक, सैयद लोधी। शुभम, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? यदि यहां लिखा है देख, नॉट डिसाइडेड। शुभम कुछ भी कर सकता है, अगले क्लास में आए पूछेंगे, कोई पूछे तो बता भी देगा। बहलोल लोधी याद हुआ ये? अच्छा देखो, त्याग पत्र कौन किसको देगा? जो उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसलिए त्याग पत्र किसको देगा ये? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है बताओ? हाँ, उपराष्ट्रपति में तो ये लागू नहीं होगा। समझ में आया? प्रधानमंत्री किसको देगा त्याग पत्र?
राष्ट्रपति को, है ना। और महान्यायवादी किसको देगा ये बताओ? राष्ट्रपति को, क्योंकि यही तो उनकी नियुक्ति करा। और जो जो दो तो छूट गए अपने, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये बेचारे एक दूसरे को देते रहते हैं। समझ? हाँ, तो राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को दे देता है और उपराष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति को। भाई तू मेरा रख, तू मेरा रख। समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक दूसरे को देते, ये कार्यकाल होता है। तो ये कार्यकाल है ना। अच्छा, योग्यता बताओ। कार्यकाल के बाद देखेंगे अगला योग्यता, ठीक है। देखो, कार्यकाल के बाद अगला है आपका योग्यता। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता, राज्यपाल, सबकी योग्यता देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर जाए, लेकिन सबसे पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति के लिए पहली योग्यता यह है भारत का नागरिक हो, ठीक है। ही और शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 साल पूरा होना चाहिए, है? 35 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, रनिंग में नहीं। मैं नहीं बन सकता ना, मैं तो अभी वोट नहीं डाल सकता हूं, अब डालूंगा पहला पहला, है? 18वां मनाए थे अभी, हाँ ठीक है। इतना भी झूठ नहीं बोले कर रहे, पकड़ा जाता है कि नहीं। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 साल उम्र पूरी होनी चाहिए। समझ में आया? जैसे दीपक चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। कौन 40 हो गया दीपक? राष्ट्रपति बनने के लिए लड़ सकता है, देखो 35 साल हो गया। अब 35 साल क्यों रखा गया है बताओ तो? इसलिए रखा गया है कि 35 साल की उम्र तक सामान्यतः भारत में लोग पति बन ही जाते हैं, है? तो जब वो एक को संभाल सकता है तो वो एक देश को भी संभाल सकता है। मतलब इसमें ये बताया गया महिलाएं कितनी सशक्त है ना। एक महिला को संभालना देश को संभालने के, है कि नहीं? तुम लोग बेटा आजकल है? है? हाँ एकदम, तुम लोग बच्चे हो, हम लोग भी बच्चे हैं सर, हम महिलाएं थोड़ी बोल रहे। हम्म, मैं कुछ नहीं बोल रहा, सब इन लोग बोल रहे हैं भाई। अरे शादीशुदा माता ऐसे 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 घूर के देखते हैं, बहुत डर लगता है मेरे को फिर। नहीं, इन लोगों को आदत है ना वश में करने की, डेली। अभी सोट साट के आए होंगे पति को। कल तुम लोग को एक तो कहानी सुनाया था ना, सत्य घटना पर आधारित रहा है, पूरी कहानी सुनाया था, सुनाया था। पति जो छोड़ के जाता है वाला, और मस्त ठंडी के मौसम में दो फूंक मार करके और बता रहा था, मैं सुन लिया। और फिर वो देख लिया, वो पहले मेरे को नहीं समझ में क्या, मेरे को देख के पता नहीं लगता कि मैं गुरुजी हूँ, ऐसा लगता है क्या? है क्या लगता है? गुरुजी नहीं लगता मैं, है? क्लासमेट लगते हो। देखो कॉन्फिडेंस देखो उसका, मतलब माँ का सब क्लासमेट लगते हो सर। अरे ससुरी के मारूंगा, धस जाएगी वहीं पर, है? देख रहे हो, क्लासमेट लगते हो, कुछ भी बोल रही है। अरे मैं सोचा बोलेगी हीरो हीरो लगते हो सर। छोड़ो वो तो, बस बेटा आओ इधर पढ़ाओ, नहीं तो कुछ लोग कोसना भी चालू कर देंगे। अरे यार, तो भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है। तीसरा, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, नॉट होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा देखें, अरे ससुरे पूरा ताकत लगा खांस रहा है भाई, मैं भी ठीक हो गया।
ऐसे मत करो फौजी, है? देश की रक्षा करें आप, क्लास की भी रक्षा करिए। ये जोड़ लगा के मार देंगे, 2-4 तो वहीं धस जाएंगे। जो खांसा है बेचारा आगे तक हिला है, ये सामने वाला, वो तो शुभम था तो रोक लिया है। तो एक 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दूसरा लाभ के पद पर ना हो। अच्छा सुनो, पहली बात, लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लाभ के पद की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है, इसको याद रखेंगे, ठीक है? नहीं, लाभ के पद की परिभाषा नहीं है। लाभ का पद क्या क्या हो सकता है, वो अगर प्रश्न पूछेगा लाभ के पद की परिभाषा क्या संविधान में दी गई है, नहीं, ठीक है ना? लाभ के पद की परिभाषा जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में दी गई है। लाभ का पद जो होता है उसकी परिभाषा पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में दी गई है। लाभ का पद निर्धारित संसद करती है और संसद के बिहाफ पर राष्ट्रपति करता है। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति भी है, संसद भी है, तो आपको संसद उत्तर लेना चाहिए, और अगर संसद नहीं है तो आपको राष्ट्रपति उत्तर लेना चाहिए। लाभ का पद किसको कहा जाएगा, ये राष्ट्रपति तय करता है, ठीक है? और याद रखें कि लाभ का पद, जितने भी सरकारी पद होते हैं, सारे सरकारी पद को लाभ का पद कहा जाता है। लाभ का पद कहने का मतलब होता है ऐसा पद जिसमें बाहर से पैसा मिलने की संभावना हो, ठीक है ना? बाह्य वित्तीय संभावना जिसमें हो, और हर सरकारी पद में बाहर से मिल जाता है, ठीक है? आदमी दवाइयां बेच दे रहा है, ठीक है? एक आध दो ठो इंजेक्शन लगा दिया। बिजनेस नहीं नोनी, सरकार बिजनेस करती है, नहीं है, नहीं है, फ्री में इतना ही मिलेगा, समझ है? 1951। तो लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। लाभ के पद को निर्धारित करने का अधिकार संसद को है, और संसद की तरफ से कौन करता है, राष्ट्रपति। समझ में मेरी बात? ठीक, राष्ट्रपति करता है। लाभ का पद किसको कहा जा सकता है, किसी सरकारी पद, मतलब सारे सरकारी पद लाभ का पद होते हैं जहां पर बाहर से पैसे मिल जाए। तो हर सरकारी पद में मिल ही जाता है थोड़ा गुणा, तो सारे लाभ का पद में आएंगे। अब इसमें खास बात यह रखना है याद, कुछ पदों को छोड़कर उनको लाभ के पद से बाहर रखा गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये लाभ के पद में नहीं आएंगे। सांसद, विधायक लाभ के पद में नहीं आएंगे। ऐसा माना जाता है ये लोग पैसा नहीं लेते, सांसद विधायक भी पैसा नहीं लेते, ठीक है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसद, विधायक ये लाभ के पद में नहीं आएंगे, और लास्ट में मंत्री, ये भी पैसा नहीं लेते, ठीक है? समझे बात? इसके बाद छोड़ करके जितने भी सरकारी पद होंगे वो सब ऐसा माना जाता है ले सकते हैं। समझ में आया? अरे आया समझ में? तो ये लाभ का पद होता है। और अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो चौथी योग्यता यह है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है? अ पर्सन मस्ट हैव क्वालिटी टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है? एलिजिबिलिटी मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अच्छा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता मतलब समझ गए? 2-3 बातें समझनी है इसमें। पहली बात प्यारे बच्चों, लोकसभा जब हम पढ़े थे तो लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है? नंबर 1 भारत का नागरिक, नंबर 2 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, लाभ के पद पर ना, तो ये तो 3 यहां पर भी, यहां तो 35 साल। एक और बात होती है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता में कि वो दिवालिया या पागल ना हो, दिवालिया या पागल ना। समझ में आया? मतलब कोई पगला राष्ट्रपति नहीं बन सकता, मेरी बात समझ रहे हो? कोई पागल व्यक्ति जो है दीदी डर गई, दीदी डर गई, ऐसा वाला व्यक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मेरी बात समझ? जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो मतलब दिवालिया या पागल ना हो। अगर कोई
अगर कोई दिवालिया या पागल है, समझ में आ रहा है? तुम लोग दिवालिया लोग नहीं, दीवाल से चिपको इसलिए बोला, ठीक है, इसलिए बोला ना। दिवालिया मतलब बोले अरे सर हमारा, हमको दिवालिया बोल दिए, माँ कसम। पहली बात तो मेरे को अधिकार भी नहीं, और दूसरा दिवालिया घोषित करने का अधिकार न्यायालय को होता है। ठीक है, दिवालिया मतलब समझते हो क्या? जो दीवाल से चिपका हो, समझ में आया? वो दिवालिया। लोग जमीन से जुड़े रहते हैं, माताएं जो है दीवाल से चिपकी हुई है। ठीक है, तो दिवालिया या पागल हो। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोकसभा का सदस्य बनता कौन है ये तो बताओ, कौन बनता है लोकसभा का सदस्य? है? लोकसभा का सदस्य कौन बनता है, यही पूछना चाह रहा हूं। जैसे आप पूछना क्या, जब सब एक्सप्लेन कर दो तो आंसर दे ही दोगे। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, या लोकसभा का सदस्य कौन बनता है ये तो बताओ। कौन बनता है? हाँ, शुभम जी ने बताया, निर्वाचित ससुरे कौन बनता है? जिसको हम चुनते हैं, वोट देते हैं। और एक बात बताओ प्यारे बच्चों, किसको चुनोगे? किसको? बहुत तुम लोग ऐसे पढ़ा के लोग मत आंसर दिया करो। किसको चुनोगे? जो आपको पसंद हो ना, है? या पहले चुन लोगे बाद में पसंद कर लोगे, चल भाई तू ही ठीक है, ऐसा वाला? ऐसा नहीं, इंसान पसंद करता है, उसको चुनता है, तरीका यही होता है। तो लोकसभा का सदस्य कौन बनेगा? जिसको चुना जाए, और चुना किसको जाएगा? जिसको पसंद किया जाए। इसका और कौन किसकी पसंद, मतलब जनता की पसंद। समझ रहे बात को? तो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, उसके पीछे दो बातें। एक तो वो दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए, और दूसरा उसे जनता की पसंद होना चाहिए। पॉपुलर फेस इन मास पीपल, जनता का पसंद होना चाहिए। और कैसे पता चलेगा कौन जनता का पसंद है? आपको तो पता भी नहीं चलता कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन संविधान के अनुसार आपकी पसंद का व्यक्ति बन रहा है। यस। और कैसे पता चल रहा है कि आपका पसंद क्या है? तो आपने जिनको चुना है, मतलब जिसको सांसद विधायक सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठा है, वो अपने तरफ से कैंडिडेट खड़े करते हैं। हाँ, वो अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़े करते हैं। और कैंडिडेट क्या माना जाता है कि उन्होंने खड़ा किया, मतलब जनता की पसंद है, ऐसा माना जाता है। समझ में आया? हाँ, ऐसा। शुभम, समझ में आया? हाँ, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता रहा था मैं। ये देखो, ये लोकसभा सच में लीक भी मत लेना रे भाई। बोले कुतुबुद्दीन ऐबक लोकसभा कब सदस्य बने सर? आग पूछने भी लगेगा, कोई ठिकाना भी नहीं है शुभम का। ठीक है, इधर देखो। उसके बाद देखो, राज्यपाल। राज्यपाल कौन बनेगा? नंबर एक, भारत का नागरिक हो, इसके लिए भी। राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नंबर तीन, लाभ के पद पर ना हो। और नंबर चार, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। भाई राज्यपाल तो राज्य का होता है ना, और राज्य में क्या होती है? विधानसभा। तो राज्यपाल विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, विधानसभा का सदस्य। सेम वैसे, विधानसभा नहीं, विधानसभा। यहां मैंने लोकसभा स्पष्ट लिखा ना, यहां विधानसभा होगा। ठीक है, राज्यपाल के लिए। अच्छा, एक बात और समझो बेटा, कई बार ना ये सारे प्रश्न दे देता, मतलब सारे ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति पद की योग्यता नहीं है, ये चारों दे देगा। और आप बोलोगे यार ऑप्शन में गड़बड़ी है, या तो सर ही गड़बड़ पड़ा है। ऐसा नहीं है ना, सर गड़बड़ पड़ा है ना, ऑप्शन में गड़बड़ी है। एक, दो और ये चार, ये योग्यता है। और जो लाभ के पद पर ना हो, ये शर्त है। तो याद रखेंगे, अगर ये चारों ऑप्शन दे दिया और बोल दिया निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति पद की योग्यता नहीं है, तो लाभ के पद पर ना होना ये योग्यता नहीं है, ये शर्त है, कंडीशन। समझ में आया? लिया है ना, लेगा ही। हाँ, तो यही लेगा पगले, बस कुछ भी तरीका है, आंसर ये लेगा। ठीक है, बस ना, बाद में हवेली पे मिलो।
समझ में आया? कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ ठीक, समझ में आया? ये इस तरीके से। अब देखो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में भी ना सेम, भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति के लिए भी उम्र वही 35 वर्ष, फिर वही लाभ के पद पर ना हो, और उपराष्ट्रपति के लिए चौथी योग्यता होगी राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो ये क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उसमें देखिए प्रधानमंत्री, याद रखेंगे प्रधानमंत्री पद की कोई भी योग्यता संविधान में उल्लेखित नहीं है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, प्रधानमंत्री पद की योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक, प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए यह संविधान में उल्लेखित नहीं है। हाँ, संविधान में बस इतना बताया गया है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, न्यूनतम 25 साल होनी चाहिए। हाँ वो बन सकता है, ऐसा तो बांट दे रहे हो, बन सकता है मतलब बन ही जाएगा बेटा, भाई मैं भी तुम्हारे आगे। समझ में आया? वो डीएसपी बनेगा, वो प्रधानमंत्री थोड़ी बनेगा, वो मेरा पीएसओ बनेगा है, मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा, है कि नहीं? है, अभी उम्र नहीं हुई ना मेरी। हाँ, और सब झूठा है रे, लोग बोलते हैं कुछ है और वोट कहीं और दे देते हैं। मैं एक बार चुनाव हारा हूँ, कॉलेज का बताया था ना, एक पुरुष का वोट नहीं मिला था मेरे को, केवल महिलाओं का मिला था वोट। चिढ़ गए थे रे मेरे अपने दोस्त लोग। और मेरे अपने दोस्त, एक तो बस वोट मिला था, वो मेरा ही था, मेरे को पता है वो तो मेरे। आओ खैर छोड़ो सब प्यारे बच्चों, दुखती रख पर क्यों हाथ रखना, है ना? दुख में भी जब रिजल्ट आया तो थोड़ा दुख लगा, लेकिन जब वोट किसका किसका पड़ा तो बहुत सुकून मिला था। है, इधर देखो, सुकून नहीं मिलेगा आदमी, अपार भी नहीं मिला था, सब मालूम है, सब मोह माया है। ठीक, तो ये है आपका वो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री। अच्छा देखो महान्यायवादी, महान्यायवादी याद रखें, महान्यायवादी बनने की वही योग्यता होगी जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता। सुप्रीम कोर्ट अगर पढ़ा चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हूं वही। ठीक है, वही महान्यायवादी पद की योग्यता हो। तो ये योग्यता हो गई। ठीक है, योग्यता के बाद हम देखते हैं शर्तें। शर्त में वेतन बस देखते हैं, राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख और राज्यपाल का 3.5 लाख। ये पर महीना है, ठीक है ना? हर महीना, अपने टाइम से मत सोच लेना, सालाना नहीं है, हर महीना 5 लाख मिलेगा। कितना? हाँ ठीक है। प्रधानमंत्री का वेतन नहीं होता, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर वेतन नहीं देता। प्रधानमंत्री जो वेतन लेता है वो एक सांसद के तौर पर वेतन लेता है। उपराष्ट्रपति भी जो वेतन लेता है वो उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर वेतन लेता है। अब यहीं से दो कॉन्सेप्ट समझो बेटा। इसीलिए अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि निम्न में से किसका वेतन भारित होता है ना? भारित का कॉन्सेप्ट आप लोग कल बताया था। भारित मतलब इसमें कटौती ना कर सके, भारित होगा मतलब कटौती नहीं हो सकेगी। तो जिसका वेतन होगा उसका भारित होगा। राष्ट्रपति का वेतन होता है ना, राज्यपाल का वेतन होता है, क्या उपराष्ट्रपति का वेतन होता है क्या? वो तो राज्यसभा का सभापति का वेतन लेता है। इसलिए किसका वेतन भारित नहीं होता? तो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का वेतन भारित नहीं होता, ऑप्शन में अगर पूछेगा तो। और अगर दोनों ऑप्शन में है, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, और कोई एक लेना है तो उपराष्ट्रपति को लेना। समझ में आई मेरी बात? किसका वेतन भारित नहीं होता? तो उपराष्ट्रपति का नहीं। अगर दो ऑप्शन में मान लो मल्टीपल है, कूट में दे दिया है,
तो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों। और अगर कोई एक लेना है तो केवल महान्यायवादी का वेतन भी 50,000, 50,000, और पर सूट पर केस का अलग से चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, ठीक इस तरीके से रहेगा। प्रधानमंत्री सांसद के तौर पर वेतन लेता है और वर्तमान में एक सांसद का वेतन भी 50,000। मतलब अब ऐसा मत सोचना गरीब टिप का रहता है, नहीं, बहुत पैसा मिलता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कार्यालय चलाने के लिए इतना पैसा मिलता है कि सब कुछ चल जाता है उसका फिर। तो ये शर्त है, याद रहेगा। याद रखें, इनके वेतन में, ये सारे वेतन क्या होते हैं, भारित होते हैं। इनके वेतन में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। समझ में आया? शर्त है। शर्त के बाद शपथ देखें। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को शपथ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलवाएगा। प्रधानमंत्री को भी शपथ राष्ट्रपति, और महान्यायवादी को भी राष्ट्र। समझिए बात? तो शपथ कौन दिलवाता है, क्लियर हुआ। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, और राज्य में हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल। बाकी सबको राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। क्लियर हुआ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस याद रखेंगे कि प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि कौन किसकी शपथ लेता है। तो एक क्लियर रखें दिमाग में कि जितने भी पदाधिकारी होंगे सब पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पोस्ट एंड इट्स सीक्रेसी। पद मतलब अपने पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा, गोपनीयता बनाए रखूंगा, ऐसा शपथ लेते हैं दो लोगों को छोड़कर। और वो दो लोग हैं आपका राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये संविधान की शपथ लेते हैं। मेरी बात समझ में? राष्ट्रपति संविधान के 3 चीजों की शपथ लेता है, प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण। प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। ठीक है, प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण, इसकी शपथ लेता है राष्ट्रपति। संविधान के 3 चीज। प्रति मतलब स्वयं, स्वयं के प्रति। प्रतिरक्षण मतलब राष्ट्रपति कसम खाता है कि वो संविधान का उल्लंघन नहीं करेगा। परिरक्षण, परि मतलब पराये, दूसरों से संविधान का सुरक्षा करेगा। और संरक्षण मतलब संविधान का सही तरीके से पालन हो यह सुनिश्चित करेगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति जो है संविधान के प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की शपथ लेता है। और सेम वैसी शपथ कौन लेता है, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। राष्ट्रपति 3 चीज की, प्रतिरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण, और जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। आया समझ में? और बाकी सब पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो 10:30 वाले प्यारे बच्चों, आपका सिलेबस यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ खत्म, जो छूटा हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सबको मिलाकर के एक साथ हमने खत्म कर दिया। 11वां उपराष्ट्रपति का निपटारा, चुनाव विवाद का निपटारा। आर्टिकल 71, संविधान संशोधन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट करे। ठीक है, तो 10:30 वालों आपका सिलेबस खत्म। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। मतलब आपका अगला क्लास है भैया, मेरी तरफ से गुड नाइट। मैं थोड़ी मिलूंगा नाइट में गुड नाइट बोलना है। मैं पढ़ा दूं क्या, रिवाइज करा दूं, कल ही शुरू कर दूं, टॉपिक पर इकोनॉमिक्स पढ़ा दूं क्या, अपडेट कर दूं, इकोनॉमिक्स समझा देता हूं आपको एक बार शॉर्ट में, 2 दिन में खत्म कर देता हूं। लो चलो, कल इकोनॉमिक्स। और 7 बजे वालों, क्रैश कोर्स वाले जितने भी होंगे तो क्लास मत मिस करना, 2 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, सारे लोग, कल से इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं।
9 बजे, 9:30 से मेरा क्या 9:15 तक तो 9 बजे तक उधर क्लास रहता है, ठीक है। तो 9:30 से 11 क्लास रहेगी। 11 से 1 अभी तिवारी सर का क्लास है, 1 बजे से आपके श्रीकांत सर का क्लास है। सुनो ना, सुनो, कल एक काम करते हैं, कल देखो 1.5 घंटे की क्लास में, 2 घंटे की क्लास में शुरुआत करते हैं संविधान संशोधन से। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उसको मैं पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट अभी हाल का 100 से कम 100, 1 2 3 4 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट है उधर का। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको कल पहले वो अपडेट करा देता हूँ, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो अपडेट करने वाली चीजें हैं, कॉन्सेप्ट से पकड़ कर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। आऊंगा तो आप याद दिलाना ना कि सर वो अपडेट करवाना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक है। पता चला इकोनॉमिक्स पढ़ा के चल दिया तो छूट ही जाएगा फिर, है ना। और संडे को कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? पड़ेगी। हाँ तो फिर संडे को एक तो बस एक पन्ना बस लेकर के अपना बैठना, ठीक है। जो जो लगेगा उसमें एक ही पन्ना में, 2 पन्ने में ज्यादा से ज्यादा नोट होना चाहिए उस दिन, ठीक है। तब तो ठीक है ना, फ्लो चार्ट से बनाएंगे उसको, ठीक है। अब तो संडे को बताऊंगा नहीं सुबह, वो उसी के लिए तो एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ना भाई।